तो हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। इस सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं एजेंटिक एआई, जेन एआई के सिस्टम डिज़ाइन के बारे में कि एजेंटिक एआई का सिस्टम डिज़ाइन कैसे बनता है, उसका आर्किटेक्चर किस तरह से बनता है, एक जेन एआई एप्लीकेशन का सिस्टम डिज़ाइन कैसा होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, बिल्डिंग अ रैग एप्लीकेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो सीरीज़ में बात करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज़ का मेन पर्पस कोडिंग सिखाना नहीं है। इसमें हम कोडिंग पर उतना फोकस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आज के ज़माने में एआई का एक्सेस सबके पास है। तो आप एआई की मदद से अपना कोड लिखवा सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है सिस्टम डिज़ाइन बनाना, आर्किटेक्चर बनाना अपने एप्लीकेशन का। कि अगर आप किसी जेन एआई या एजेंटिक एआई एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो, तो उसका सिस्टम डिज़ाइन किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, या उसका आर्किटेक्चर किस तरह से होना चाहिए, आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से सही टूल्स हैं, आपको किस पॉइंट पर क्या डिसीज़न लेना है, क्या सही डिसीज़न है, क्या गलत डिसीज़न है, और रैशनल डिसीजंस कैसे ले सकते हैं हर एक पॉइंट पर। तो हम उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि एक एजेंटिक एआई सिस्टम बनता कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है। तो यहाँ पे हम मेनली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बीच बीच में हम थोड़े बहुत कोडिंग एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे कि अगर कोई लाइब्रेरी का नाम आता है तो उस लाइब्रेरी को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका कौन सा मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग यूज़ करते जाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस होगा इस सीरीज़ का, वो है आपको सिस्टम डिज़ाइन अच्छे से एक्सप्लेन करना, और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, एकदम हम स्क्रैच से फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, बेसिक से लेकर और सब कुछ कवर करते हुए एडवांस्ड तक जाएंगे। और यहाँ पर मैंने और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाला हूँ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। आपको, अगर आपका मन करे तो आप लोग नोट्स बना सकते हो, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको जो लगते हैं वो आप लोग लिख सकते हो। लेकिन मैं बस आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बस इत्मीनान से बैठ जाओ और मेरी आवाज़ पर ध्यान दो, और जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है और मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर साइड में एक्सकेली ड्रॉ भी खोल रखा है कि बीच बीच में अगर मुझे जो भी डायग्राम्स बनाकर आपको समझाने होंगे तो वो मैं एक्सकेली ड्रॉ की मदद से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग अपनी पहली वीडियो में एक हाई लेवल ओवरव्यू देखेंगे कि हमारा एक रैग एप्लीकेशन बनता कैसे है फ्रॉम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल। ओके, सो बिफोर राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ लैंगचेन कोड, और क्योंकि यहाँ पे हम लैंगचेन फ्रेमवर्क को यूज़ करने वाले हैं अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन लॉजिक सेम रहेगा। ठीक है, जो जो स्टेप्स हम लोग लैंगचेन की मदद से कर रहे हैं, अगर आपको लैंगचेन यूज़ नहीं करना है, कोई और आपके पास अपनी लाइब्रेरी है या अपना फ्रेमवर्क है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टेप्स सेम रहते हैं, लॉजिक हमारा सेम रहता है। चाहे आप लैंगचेन की मदद लो या फिर चाहे आप प्योर पाइथन में आप अपनी एप्लीकेशन बनाओ, अपनी कोडिंग करो, लेकिन हमारा लॉजिक सेम रहता है। ठीक है, और वही मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। बिफोर राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ लैंगचेन कोड वी नीड टू आंसर वन क्वेश्चन। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। वाई डज लैंगचेन इवन एग्जिस्ट, कि लैंगचेन एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ठीक है, उसको बनाया क्यों गया। ठीक है, तो हम लोग एकदम यहाँ से अपने लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब जो हमारे पास LLMs होते हैं, हमारे पास GPT हो गया, हमारे पास जेमिनी हो गया, हमारे पास लामा हो गया, हमारे पास क्लॉड हो गया, वो बस हमारे रीजनिंग इंजन्स हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको चैट जीपीटी खोल कर दिखा दूँ तो ये हमारे रीजनिंग इंजन्स हैं। कि यहाँ पर मैं जो भी कुछ क्वेश्चन दूंगा उसको, जैसे कि एक्सप्लेन रिकर्जन, और ये जो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो ओपन एआई कंपनी है उनके उसके सर्वर्स पर जाएगी, और उन्होंने जो उनका जो एलएलएम इंजन है, उस एलएलएम इंजन के पास मेरी रिक्वेस्ट जाएगी एलएलएम एक्सप्लेन रिकर्जन की। वहाँ पर मेरा ये जो क्वेश्चन है ये प्रोसेस होगा, उसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और वो सर्वर मुझे रिस्पॉन्स भेज देगा, उसका आंसर एक्सप्लेन रिकर्जन रिकर्जन समझाते हुए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास
एलएलएम्स हैं, जीपीटी, जेमिनी, तो ये हमारे सिर्फ रीजनिंग इंजन्स हैं, ठीक है। ये हमारे रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं। इट डज नॉट ऑटोमेटिकली नो योर पीडीएफ्स, कंपनी डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, डेटाबेस और वेबसाइट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेटमेंट है कि जो जेमिनी है या फिर चैट जीपीटी है, इनके पास सिर्फ वही डेटा है जिस डेटा पर ये ट्रेंड हुए हैं। कंपनी ने जैसे ओपन एआई कंपनी हो गया, तो ओपन एआई कंपनी जब चैट जीपीटी बना रही थी तो उन्होंने जिस डेटा को यूज़ किया होगा इस चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए, चैट जीपीटी के पास सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन है। उसके पास आपकी पीडीएफ्स नहीं है जो आपके लैपटॉप में स्टोर्ड हैं, वो उसके पास उसका एक्सेस नहीं है। या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी की डॉक्यूमेंट्स नहीं है चैट जीपीटी के पास, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपका डेटा, आपके डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है। या अगर आपने कोई नई वेबसाइट बनाई है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। नाउ इफ़ यू आस्क व्हाट इज रिटन इन माय ऑपरेटिंग सिस्टम्स पीडीएफ, अगर आप ये क्वेश्चन बोलते हो चैट जीपीटी को, द एलएलएम कैन नॉट आंसर बिकॉज इट हैज़ नेवर सीन योर पीडीएफ, क्योंकि वो पीडीएफ तो आपके लैपटॉप पे एग्जिस्ट करती है ना, उसके पास तो है ही नहीं। जो हमारा चैट जीपीटी है वो आपकी पीडीएफ पे तो ट्रेन हुआ ही नहीं, तो उसके पास वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो वी नीड अ complete pipeline that reads the document, processes them, makes them searchable, finds relevant information, gives only that information to the LLM, LLM generates the answer, ठीक है। तो जो हम रैग एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो रैग एप्लीकेशन कुछ नहीं है, सिर्फ इन ये जो 6 स्टेप्स हैं हमारे पास, इन स्टेप्स को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं और उसको हम रैग बोलते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन एप्लीकेशन। कि एक ऐसा हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि आपकी, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछो अपनी पीडीएफ से रिलेटेड, तो वो एप्लीकेशन आपको आपकी पीडीएफ से रिलेटेड आंसर कर पाए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछो अपने रैग एप्लीकेशन से अपने कंपनी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो क्योंकि हमारा जो रैग एप्लीकेशन है हम लोग उसको अपने कंपनी डॉक्यूमेंट्स पर ट्रेन कर देंगे। तो अगर हम कंपनी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी कंपनी का लास्ट ईयर का रेवेन्यू कितना था, ठीक है, तो वो उस हिसाब से हमारा जो रैग एप्लीकेशन है वो हमें आंसर कर पाएगा। लेकिन जो नॉर्मल चैट जीपीटी होता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास हमारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो हमें बस जो रैग एप्लीकेशन है वो कुछ नहीं है, वो बस हम एक पाइपलाइन बनाते हैं जहाँ पर जो हमारे पास स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम रीड करवाएंगे, उनको हम प्रोसेस करवाएंगे, उनको हम सर्चेबल बनाएंगे। उसके बाद फाइंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन यूज़र पूछ रहा है उस हिसाब से हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उन डॉक्यूमेंट्स में से फाइंड करेंगे और उसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को हम एलएलएम को देंगे और एलएलएम उसको स्ट्रक्चर्ड वे में एज अ रिस्पॉन्स बनाकर यूज़र को वापस देगा। इसी हम पूरी पाइपलाइन को रैग बोल देते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बस यहाँ पे इतना ही था हमारा रैग, यहाँ पे रैग हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। आप ये 6 स्टेप्स कर लोगे, आप एक रैग अपना बना पाओगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऊपर ऊपर की, हमने हाई लेवल देख लिया कि रैग क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे हम लोग एक रैग एप्लीकेशन को बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को धीमे धीमे करके समझते जाते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि अभी एआई, कुछ समय के लिए आप एआई को भूल जाओ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो आप एक लाइब्रेरी में हो, एक रूम में हो जहाँ पर 10,000 बुक्स हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को कहते हो वेयर इज़ द चैप्टर अबाउट बाइनरी सर्च, ठीक है। आपने ये पूछा वेयर इज़ द चैप्टर अबाउट बाइनरी सर्च या विच बुक रेफर्स टू बाइनरी सर्च। अब आपके फ्रेंड के पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। गलत तरीका क्या है कि आपके फ्रेंड को 10,000 बुक्स जो वहाँ पे उस रूम में रखी हैं वो सारी की सारी पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद वो बता पाएगा कि आपका ये जो बाइनरी सर्च है ये किस बुक में किस चैप्टर में है, ठीक है। एक तो तरीका वो है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि हमारा जो फ्रेंड है उसको 10,000 बुक्स हर बार पढ़नी पड़ रही हैं, ठीक है। ये तो हमारा एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अब यहाँ पे हमारा स्मार्ट तरीका क्या होता है, फाइंड ओनली द रेलिवेंट पेजेस, ठीक है। जो भी उस 10,000 बुक्स हैं उनमें बाइनरी सर्च से रिलेटेड रेलिवेंट पेजेस सबसे पहले ढूंढ लो, सिर्फ उन्हीं पेजेस को रीड करो। हमारा जो दोस्त है सबसे पहले उन पेजेस को ढूंढेगा, सिर्फ उन्हीं पेजेस को रीड करेगा और आंसर कर देगा, और यही काम करता है हमारा रैग।
हमारा रैक भी एकदम सिमिलर तरीके से काम करता है कि उसके पास अगर बहुत सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है या बहुत बड़ी पीडीएफ है और मैंने उससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, तो वो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड उन पेजेस को ढूंढेगा उस पीडीएफ में और सिर्फ उन्हीं पेजेस को रीड करेगा, एक या दो पेजेस को रीड करेगा और आंसर करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वॉट रैक डज, इंस्टेड ऑफ बुक्स इट सर्चेज डॉक्यूमेंट्स, इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन एंड एलएलएम आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया रैग का, कि हमारा जो रैग है सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में सर्च करेगा, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को सर्च करेगा, जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन यूज़र ने पूछा उस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स सर्च करेगा। और यहाँ पे हमारा हम ह्यूमन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक एलएलएम आंसर करेगा हमारे रैग में। ठीक है, अब इसका हाई लेवल आर्किटेक्चर हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद एकदम इन डेप्थ हम जाते जाएंगे। जो भी हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिर उसको इन डेप्थ कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम हाई लेवल आर्किटेक्चर्स का देख लेते हैं। तो हमारा फ्लो किस तरह से रहता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास जो हमारे लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कंपनी डॉक्यूमेंट हो गया या हमारी कोई पीडीएफ हो गई। ठीक है, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो हमारे लैपटॉप में स्टोर्ड है। तो पहला स्टेप क्या है, उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोड करेंगे अपने सिस्टम में, जो भी हम अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं उस एप्लीकेशन में उन डॉक्यूमेंट्स को लोड करेंगे। फिर उसके बाद उसको स्प्लिट करेंगे मल्टीपल चंक्स में, कि अगर मेरे पास 500 पेजेस की पीडीएफ है तो मैंने उसको मल्टीपल चंक्स में स्प्लिट कर दिया। मान लो 100 पेजेस में मैंने 100 पेजेस के चंक में मैंने स्प्लिट कर दिया, या मान लो 20 पेजेस के चंक्स में मैंने अपनी पूरी पीडीएफ को स्प्लिट कर दिया। फिर उसके बाद जो मैंने स्प्लिट किया है उसको हम, जो पूरा टेक्स्ट है उसको हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो जो कंप्यूटर है उसको 0 और 1 के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता, नंबर्स के अलावा उसको और कुछ समझ में नहीं आता, उसको स्ट्रिंग तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट है जो कि स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होगा उसको हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, उसको उन नंबर्स को कहीं स्टोर भी करवाना होगा, तो हम स्टोर करवाएंगे उसको वेक्टर डेटाबेस में। ठीक है, ये स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस होते हैं जो कि हमारी वेक्टर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना जो चंक्स हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवा लिया। अब अगर हमारा हमारा कोई यूज़र है, वो हमारे रैग एप्लीकेशन से कोई क्वेश्चन पूछेगा, यूज़र आस्क्स क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिमिलैरिटी सर्च लगाएगा, और वो सिमिलैरिटी सर्च किसके साथ लगाएगा, चंक्स के साथ लगाएगा, कि जो भी रेलिवेंट उसको चंक लगेगा, जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है, तो सिमिलैरिटी सर्च लगा के उस क्वेश्चन से रिलेटेड रेलिवेंट चंक वो रिट्रीव करेगा, रेलिवेंट चंक्स रिट्रीव्ड। और उसके बाद हमने एक प्रॉम्प्ट हम लोग बनाएंगे, और जो रिट्रीव्ड चंक आया है उसको उठा करके एलएलएम को दे देंगे, और उसके बाद एलएलएम फाइनल आंसर जनरेट करके यूज़र को दे देगा। ठीक है, मोटा मोटा हमारा एक हाई लेवल का आर्किटेक्चर ये होता है रैग एप्लीकेशन का। ठीक है, अब इसके अंदर हम हर एक स्टेप को पकड़ेंगे और उसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हाई लेवल आर्किटेक्चर होता है वो हमारा यही होता है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर स्टेप 1, हमारा जो डेटा इंजेशन पार्ट है उस पर आ जाते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाता चलूँगा। लेट्स बिगिन फ्रॉम एब्सोल्यूट ज़ीरो, सपोज़ यू हैव कंपनी पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेता हूँ कि मेरे पास एक कंपनी की पीडीएफ है। इसको हम बनाते हैं स्ट्रोक सॉलिड। ठीक है, ये हमारी हो गई कंपनी की पीडीएफ। यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, कंपनी डॉट पीडीएफ। ओके, और हमारे पास नोट्स डॉट docx भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट हो, हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास नोट्स डॉट docx भी हो गया, कि ये हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है और ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ डॉट CSV, हमारे पास कुछ CSV फाइल्स भी हो सकती है, या फिर ठीक है, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, या फिर यहाँ पर ही हम लोग लगा देते हैं कि या ऐसे करते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा एम्प्लॉयज़ डॉट CSV फाइल। ये जो सारी फाइल्स हैं ये अभी हमारे लैपटॉप पर लोकल में स्टोर्ड हैं। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, और हमारे पास एक प्रोडक्ट्स डॉट जेसन वाली फाइल है। द कंप्यूटर
कैन नॉट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम दीज फाइल्स अंटिल इट फर्स्ट लोड्स देम इनटू मेमोरी। जब तक हमारा जो हमारा एलएलएम है वो इन फाइल्स से रिलेटेड आंसर नहीं कर पाएगा, जब तक उसको हम इस डेटा पर ट्रेन नहीं करा देंगे या इस पर्टिकुलर डेटा को हम प्रोवाइड नहीं कर देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा इंजेशन, कि हम लोग अलग अलग जगह से डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम इंजेस्ट करते हैं अपने एलएलएम में। ठीक है, इट सिंपली मीन्स ब्रिंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड इनटू योर एप्लीकेशन। थिंक ऑफ इट लाइक ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे अगर हम पानी पीने का एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा पानी है वो बॉटल में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें उसको ग्लास में डालना पड़ेगा पानी पीने से पहले। ओनली देन यू कैन ड्रिंक इट। सिमिलरली हमें जो हमारे पास लोकल में फाइल्स प्रेजेंट हैं, हमारे पास पीडीएफ है या डीओसीएक्स है या फिर एक्सेल है, उसको हमें सबसे पहले प्रोग्राम मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरो बना के लिख देता हूँ प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, तो हमारे पास जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम सबसे पहले अपनी प्रोग्राम मेमोरी में लोड कर देंगे। ठीक है, हमने नोट्स डॉट डी ओ सी एक्स लोड कर दिया, हमने एम्प्लॉयज़ डॉट सी एस वी फाइल भी लोड कर दी, और हमने प्रोडक्ट्स डॉट जेसन फाइल भी लोड कर दी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डेटा इंजेशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, हमारा जो डेटा है वो अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है, कि अ LangChain एप्लीकेशन में लोड डेटा फ्रॉम, हम पीडीएफ से डेटा लोड करवा सकते हैं, हम लोग एक्सेल से करवा सकते हैं, हमारे पास अगर वर्ड फाइल है उससे करवा सकते हैं, हमारे पास जेसन फाइल है उससे करवा सकते हैं, हमारे पास सीएसवी फाइल है उससे करवा सकते हैं, वेबसाइट से भी डेटा लोड कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोज़, डेटाबेस। ठीक है, तो इन सारी जगह से हम अलग अलग जगह से डेटा को लोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे LangChain की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो जो LangChain की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे उन्होंने ये अलग अलग डेटा को लोड करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बना रखे हैं। तो आप उन मॉड्यूल्स को यूज़ करके अपना जिस भी तरीके का डेटा आपके पास है उसको आप लोड कर सकते हो। LangChain प्रोवाइड्स लोडर्स फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, वो सारे, और यहाँ पे तो जितने भी टाइप्स मेंशन्ड हैं इससे भी कई ज़्यादा LangChain की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर लोडर्स अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। यू डोंट मैनुअली पार्स एवरी फॉर्मेट। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्योर पाइथन कोड लिख रहे होते तो आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स को खुद ही पार्स करना पड़ता, मतलब आपको खुद ही उनको पार्स करने का लॉजिक लिखना पड़ता। लेकिन अब हम यहाँ पे LangChain फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा लॉजिक खुद नहीं लिखना पड़ रहा, आप सिर्फ लोडर्स को इम्पोर्ट कर सकते हो LangChain फ्रेमवर्क से और उसको अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उतना ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ एक छोटा सा मॉड्यूल इंपोर्ट करो और अपना जो आपके पास जो भी जिस तरह की फाइल है उसको आप LangChain के उस लोडर में इनपुट दे सकते हो और वो उस पूरे डॉक्यूमेंट को पार्स कर देगा। ठीक है, टाइनी एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि resume डॉट पी डी एफ है, उसको हमने पाइथन प्रोग्राम में डाला और हमारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रीडिंग द पीडीएफ मैनुअली LangChain गिव्स यू द टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी में लोड करने के बाद ये हमारा क्या हमें निकाल करके देगा आउटपुट, ये हमें देगा टेक्स्ट, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट। ये हमें टेक्स्ट यहाँ पे आउटपुट करके दे देगा। उसके बाद हम अपना जो भी काम है वो इस एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो resume डॉट पी डी एफ फाइल है उसको अपने पाइथन प्रोग्राम में दिया या फिर LangChain में दिया या फिर हमारे पास प्रोग्राम मेमोरी है उसमें लोड करवा दिया और वहाँ से हमारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं पाइथन प्रोग्राम में लिख देता हूँ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा लॉजिक सेम रहेगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लोड करवा रहे हैं। यहाँ पे तो हम LangChain की मदद से लोड करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप प्योर पाइथन कोड लिखना चाहो तो उसमें भी लॉजिक तो सेम रहेगा। सबसे पहले आपको जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लोड करवाना होगा। ठीक है, सूडो कोड कुछ इस तरह से दिखेगा कि हमने पीडीएफ लोडर एक लोडर यहाँ पे इंपोर्ट किया LangChain से और उसके अंदर अपनी पीडीएफ फाइल को पास कर दिया और उसको लोडर में हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और जैसे ही लोडर डॉट लोड करेंगे तो इस पूरी पीडीएफ यहाँ पर पार्ट्स हो जाएगी और अगर हम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेंगे तो हमारे पास पूरा एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वाई इज़ डेटा इंजेक्शन नीडेड, ये तो आपको ऑब्वियस वाली बात है।
आपको पता ही होगा, विदाउट लोडिंग योर एआई नोज नथिंग। ठीक है, तो एटलीस्ट हमारे पास जो भी हमारी कंपनी स्पेसिफिक डेटा है या जो भी स्पेसिफिक पीडीएफ है हमारे पास, उसको पूरे डेटा को हमें लोड तो करना ही पड़ेगा ना अपने एप्लीकेशन में। तो इसलिए हम डेटा इंजेक्शन सबसे पहला स्टेप है। द LLM only knows what you provide, so the first job is always external data। एक्सटर्नल डेटा को हम एप्लीकेशन में लोड करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इमेजिन योर पीडीएफ हैज़ 500 पेजेस। ठीक है, मान लो आपके पास, आप जो यहाँ पे पीडीएफ लोड करवा रहे हो उसके अंदर 500 पेजेस हैं। ठीक है, कैन वी डायरेक्टली सेंड ऑल 500 पेजेस टू जीपीटी? नो। वाई? बिकॉज LLMs हैव अ लिमिट। अगर आप मान लो यहाँ पर एक तरह से जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो भी मैं चैट जीपीटी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो इसी को कहते हैं कि मैं यहाँ पर कितना टेक्स्ट यहाँ पे दे सकता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पूरी की पूरी 500 पेजेस की पीडीएफ का टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो एक तरह से हमारा जो LLM है वो हैंग कर जाएगा। जो हमारे लैपटॉप पे हैंग कर जाएगा, वो एक तरह से बोलेगा कि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो रीच हो गई है, आप इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं दे सकते। तो एक लिमिट ही है यहाँ पर टेक्स्ट देने की। आप उस लिमिट से ज़्यादा चैट जीपीटी को या फिर क्लॉड को या फिर जेमिनी को उस लिमिट से ज़्यादा टेक्स्ट नहीं दे सकते। जैसे कि आजकल हमारे जो एआई हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं और काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं, तो इनकी जो लिमिट है वो 1 मिलियन टोकन्स जितनी है। ठीक है, 1 मिलियन हो गया या किसी किसी की 10 मिलियन है। ठीक है, तो 1 मिलियन वर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 मिलियन से ज़्यादा पेस्ट करोगे तो हमारा जो LLM है वो हेल्यूसिनेट करने लगेगा या फिर वो एरर थ्रो कर देगा कि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो रीच हो गई है। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट विंडो में एवरी LLM हैज़ मेमोरी वाइल आंसरिंग। ठीक है, उसके पास एक मेमोरी होती है कि आप अगर एक लिमिट तक जितना टेक्स्ट दोगे, जो हमारा LLM है वो उस टेक्स्ट में से आंसर कर पाएगा। लेकिन अगर आप 10 मिलियन या 1 मिलियन 1 बिलियन टेक्स्ट 1 बिलियन वर्ड्स का टेक्स्ट दोगे तो हमारा यहाँ पे LLM, उसकी मेमोरी हिट हो जाएगी, उस उस इतने बड़े टेक्स्ट में से आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास एक वाइट बोर्ड है, वॉट एवर फिट्स ऑन दैट वाइट बोर्ड द मॉडल कैन थिंक अबाउट। ठीक है, जो भी हमारे वाइट बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, हमारा मॉडल सिर्फ उसी पर सोच सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा वाइट बोर्ड क्या है? हमारा वाइट बोर्ड है कंटेक्स्ट विंडो। तो जितना भी टेक्स्ट उस कंटेक्स्ट विंडो के अंदर आ सकता है, हमारा LLM सिर्फ उतने ही टेक्स्ट के बारे में रीजनिंग कर सकता है, सोच सकता है और आंसर जनरेट कर सकता है। अगर उससे बियॉन्ड जाओगे, एनीथिंग बियॉन्ड इट, इट कैन नॉट सी दैट वाइट बोर्ड साइज इज कॉल्ड कंटेक्स्ट विंडो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कंटेक्स्ट विंडो का। ठीक है, सपोज एन LLM एक्सेप्ट्स 50 पेजेस, योर PDF हैज़ 500 पेजेस, इम्पॉसिबल, बट व्हाट डू वी डू? ब्रेक इट। ठीक है, मान लो अब हमारे पास तो जो PDF है वो 500 पेजेस की है, लेकिन जो LLM एक्सेप्ट कर सकता है उसकी लिमिट है 50 पेजेस की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये एक प्रॉब्लम आई कि इतनी बड़ी PDF है, हम पूरी की पूरी PDF LLM को देना चाहते हैं, लेकिन PDF बहुत बड़ी है, तो हम कैसे देंगे? और LLM की लिमिट है 50 पेजेस। तो इसका आंसर है ब्रेक इट, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। तो यही आता है हमारा स्टेप 2 का हार्ट, चंकिंग। इंस्टेड ऑफ वन ह्यूज डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट इट इनटू मैनी स्मॉल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हमारे पास अगर 500 पेजेस की PDF है तो उसको हमने मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल चंक्स में हम लोग ने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि एग्जांपल 500 पेजेस, चंक 1, चंक 2, चंक 3। नाउ एवरी चंक इजीली फिट्स इनसाइड द मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम जब भी मॉडल को उस PDF के बारे में कुछ देंगे तो हम पूरी के सारे चंक्स उठा करके नहीं देंगे। जो भी रेलिवेंट चंक होगा हम LLM को सिर्फ उतना चंक ही भेजेंगे, पूरी की पूरी PDF नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि हमारे पास ये जो कंपनी डॉट PDF था या फिर नोट्स डॉट TSX, नोट्स डॉट DOCX था, तो इनके पास 500 पेजेस थे। ठीक है, इनको हमने लोड तो करवा लिया। अब ये जो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट आया है, ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट 500 पेजेस के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट है, ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट हमारी 500 पेजेस वाली PDF से आया है। तो इस पूरे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट में हमारे पास 500 पेजेस का टेक्स्ट होगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीपल चंक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास चंक 1 हो गया, सिमिलरली चंक 2, ऐसे ही हमारे पास चंक 3 एंड 4। ठीक है, तो हम मल्टीपल चंक्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। जिस तरह से हमने लॉजिक लिखा होगा उस हिसाब से हमारे पास उतने चंक्स हमारे पूरी की पूरी पीडीएफ के क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट, और ये हमने चंक 1 हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारी चंक होगा, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ चंक 1। तो यहाँ पर हमने हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट था उसको हमने मल्टीपल चंक्स में कन्वर्ट कर लिया है। वहीं यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि हमारे पास अगर टेक्स्ट कुछ इस हिसाब से है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट ऑल्सो शेड्यूल्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एवरीथिंग टुगेदर, यहाँ पे हम पूरा का पूरा एक बार में स्टोर नहीं कर रहे हैं, वी स्प्लिट, कि हमारे पास चंक 1 है उसमें 2 लाइन आ गई, फिर चंक 2 है उसमें 1 लाइन आ गई, फिर चंक 3 है उसमें 1 लाइन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल चंक्स हमारी पूरी पीडीएफ के कन्वर्ट करते हैं। ईच चंक बिकम्स इंडिपेंडेंटली सर्चेबल। इसका टाइनी सूडो कोड कुछ इस तरह से है कि हम लोग एक स्प्लिटर वेरिएबल बनाते हैं, और टेक्स्ट स्प्लिटर हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि हम LangChain से इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर चंक साइज 500 डाल देते हैं कि हमारे पास 500 वर्ड्स के चंक्स आप बना दो। ठीक है, तो और स्प्लिटर डॉट स्प्लिट कर देते हैं, और उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को पास कर देते हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट्स पिछले स्टेप में बनाए थे। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आया था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, इसको हम पास कर देंगे हमारे स्प्लिटर डॉट स्प्लिट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को मल्टीपल चंक्स में स्प्लिट कर देगा। डॉक्यूमेंट्स स्प्लिट हो गए 200 चंक्स में। ठीक है, वाई नॉट की वन ह्यूज चंक, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इमेजिन सर्चिंग अ डिक्शनरी, वुड यू रादर सर्च 1000 पेजेस और 1 पेज? स्मॉल पीसेज आर मच ईजियर टू सर्च, दैट इज वाई चंकिंग एग्जिस्ट। क्योंकि हम लोग सर्च क्या कर रहे होंगे, जो भी यूज़र क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन के स्पेसिफिक जो भी चंक सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होगा, उस वो चंक वहाँ पे सर्च होगा, और उस पूरे चंक को हम उठा करके LLM को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चंक सर्च कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द यूज़र हैज़ आस्क्ड। अब ये हमारा हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 यहाँ पे आता है एम्बेडिंग्स। यहाँ पे क्या होता है, नाउ कम्स वन ऑफ द बिगेस्ट आइडियाज इन रैक, द कंप्यूटर स्टिल डजंट अंडरस्टैंड टेक्स्ट। क्योंकि कंप्यूटर को तो टेक्स्ट समझ में आता नहीं है, तो हमें उस पूरे चंक्स को, हमारे पास हमने चंक्स कन्वर्ट किए थे, तो इन चंक्स को हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू अस डॉग एंड पपी, मतलब हमारे लिए डॉग जो है वो कुत्ता होता है, पप्पी हमारा पिल्ला होता है, फील सिमिलर। टू अ कंप्यूटर दे आर जस्ट लेटर्स, डॉग एंड पपी, नो रिलेशनशिप, वी नीड टू टीच द कंप्यूटर मीनिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंप्यूटर को मीनिंग समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, तो उसका पहला स्टेप है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या होती है, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। एन एम्बेडिंग कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू नंबर्स। ठीक है, एम्बेडिंग मतलब कि एक टेक्स्ट को हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो एक तरह से हम कहते हैं कि हमने उस टेक्स्ट की एम्बेडिंग्स जनरेट कर दी। ठीक है, एम्बेडिंग्स कह लो, नंबर्स कह लो। ठीक है, जो टेक्निकल प्रॉपर टेक्निकल टर्म है वो एम्बेडिंग है। हम लोग नंबर्स यूज़ नहीं करते, एम्बेडिंग यूज़ करते हैं। वाई नंबर्स, बिकॉज मैथमेटिक्स वर्क्स ऑन नंबर्स। Computers compare numbers very efficiently because computer does not know anything about text. It cannot read string, it can only think in numbers. एग्जाम्पल, आई लव क्रिकेट। तो अगर मेरे पास ये सेंटेंस है आई लव क्रिकेट, इसको मैं एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह के हमारे पास एरे आ जाता है। ये एरे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आई लव क्रिकेट। अब टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप लोग मशीन लर्निंग बैकग्राउंड से होगे तो आप लोग ने कुछ कुछ टेक्निक्स सुनी होंगी, जैसे कि वन हॉट एनकोडिंग हो गया या बैग ऑफ वर्ड्स हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हमारे पास एम्बेडिंग्स होती हैं। लेकिन अगर हम LangChain फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मदद से हम सिर्फ एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, और हम अपने टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, दैट लिस्ट इज कॉल्ड अ वेक्टर। इस पूरी लिस्ट को हम वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम चंक्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और सेंटेंस यहाँ पे दिया है, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस को हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया, तो कुछ इस तरह का एरे बन गया, इस तरह का वेक्टर हमें मिला। नोटिस बोथ वेक्टर्स बिकम वेरी सिमिलर बिकॉज द मीनिंग्स आर सिमिलर। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो दोनों वेक्टर हैं, अब क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस दूसरा था आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, और हमारे पास पहला सेंटेंस था आई लव क्रिकेट, तो यहाँ पे दोनों का सिमेंटिक मीनिंग अगर हम देखें तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, पहले सेंटेंस में भी
पहले सेंटेंस भी हमें बता रहा है कि जो यूज़र है उसको क्रिकेट पसंद है, और दूसरा सेंटेंस भी हमें बता रहा है कि यूज़र है उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इनके जो वेक्टर्स जनरेट होंगे यहाँ पर, और ये जो इसकी इस सेकंड सेंटेंस की एम्बेडिंग्स जनरेट हुई, ये काफ़ी सिमिलर होंगी। ठीक है, नंबर्स काफ़ी पास पास होंगे, अगर मीनिंग, क्योंकि इनका मीनिंग सेम है। अगर मीनिंग डिफरेंट होता, जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस होता आई लव प्लेइंग क्रिकेट, और दूसरा सेंटेंस होता आई लव वॉचिंग ब्लॉग्स। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सेकंड सेंटेंस में आ रहा है कि मुझे व्लॉग्स देखने पसंद है, और फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। तो इनकी जो दोनों की वेक्टर एम्बेडिंग्स होंगी बहुत अलग 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 होंगी। ठीक है, इनकी जो सिमिलरिटी होगी वो बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी सेम है, तो वही बता रहा है नोटिस बोथ वेक्टर्स बिकम वेरी सिमिलर बिकॉज द मीनिंग्स आर सिमिलर। डिफरेंट सेंटेंस आई लाइक पिज्ज़ा। अब ये जो पिज़्ज़ा है ये क्रिकेट से तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो उसकी जो एम्बेडिंग्स होंगी वो क्रिकेट वाली एम्बेडिंग्स के बिल्कुल अलग होंगी। नाउ द वेक्टर बिकम्स कंप्लीटली डिफरेंट। सो एम्बेडिंग्स कन्वर्ट मीनिंग इनटू मैथमेटिक्स। जो सिमिलर मीनिंग के सेंटेंसेस हैं उनका, उनके जो वेक्टर जनरेट होंगे वो काफ़ी सिमिलर होंगे, वो काफ़ी पास पास होंगे, लेकिन जो डिफरेंट सेंटेंस है उनके जो वेक्टर जनरेट होंगे वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, वाई डू वी नीड एम्बेडिंग्स, ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। द सपोज द यूजर आस्क्स हाउ डज रैम एलोकेशन वर्क, योर पीडीएफ कंटेन्स मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट्स रैम एफिशिएंटली, द वर्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, यूजर ने तो ये क्वेश्चन पूछा हाउ डज रैम एलोकेशन वर्क, लेकिन पीडीएफ में जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ उस फॉर्म में है। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड्स यहाँ पे हमारे पास नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर। द वर्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल, सिंपल कीवर्ड सर्च में फेल। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एम्बेडिंग्स को यूज करते हैं। एम्बेडिंग्स सर्च अंडरस्टैंड्स रैम एलोकेशन इज इक्वल्स टू मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब यूज़र ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा जो सिमेंटिक सर्च है वो उस वाले चंक को उठाएगा जिसमें ये वाली लाइन प्रेजेंट होगी, और इसको उठा करके एलएलएम को दे देगा, बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर क्लोज। दैट इज़ वाई सिमेंटिक सर्च बिकम्स पॉसिबल। इसका टाइनी एग्जांपल ये है कि हम लोग कुछ इस तरह से करके अपना एम्बेडिंग मॉडल को लोड करते हैं, और एम्बेडिंग डॉट एम्बेड करके मेमोरी मैनेजमेंट को उसमें पास कर देते हैं। जो भी हमारा सेंटेंस है या फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, और ये जो क्या रिटर्न करेगा, ये वेक्टर रिटर्न कर देगा हमें यहाँ पर, और हमें रिजल्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम में भी बना देता हूँ कि हम क्या करते हैं। हम लोग एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं, जनरेट एम्बेडिंग्स। ठीक है, इसको ब्लॉक में रख देते हैं। तो हमारे पास ये जितने भी चंक्स हैं इनकी हमारे पास एम्बेडिंग्स जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एरो लगा के दिखा दिया है कि हर एक चंक की यहाँ पर एम्बेडिंग्स जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग एम्बेडिंग्स जनरेट हो गई, फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है सिमिलैरिटी सर्च का। ठीक है, नाउ एवरी चंक हैज़ बिकम नंबर्स। हर एक चंक को हमने नंबर्स बना दिया। इसको ऐसे मत सुनना कि सब एक ही यहाँ पे एम्बेडिंग जनरेट होंगी एक तरह की, मतलब कि यहाँ पे अगर चंक 1 है तो चंक 1 की एम्बेडिंग जनरेट होगी, चंक 2 है तो चंक 2 की एम्बेडिंग जनरेट होगी, चंक 3 है तो चंक 3 की एम्बेडिंग जनरेट होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, नाउ एवरी चंक हैज़ बिकम नंबर। सपोज चंक ए के अंदर हमारे पास क्या है, चंक ए किससे रिलेटेड है, सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, तो उसकी एम्बेडिंग्स कुछ इस तरह की होंगी। चंक भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स से से रिलेटेड है, तो उसकी एम्बेडिंग्स कुछ इस तरह से होंगी। और यूज़र पूछता है प्रोसेस शेड्यूलिंग, यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा, जो भी उसने क्वेश्चन पूछा वो प्रोसेस शेड्यूलिंग से रिलेटेड था, तो उसकी भी हम एम्बेडिंग जनरेट करवाएंगे जो भी यूज़र क्वेश्चन पूछेगा। और फिर उसके बाद जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है उसकी एम्बेडिंग्स और बाकी एम्बेडिंग्स उसमें हम सिमिलैरिटी सर्च लगाएंगे, और जो भी एम्बेडिंग्स, जो भी वेक्टर सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी सर्च जिसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, उस चंक को उठाकर वो हमारा फाइनल चंक हो जाएगा, उसको उठाकर हम एलएलएम को भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिखाया कि यूज़र ने पूछा प्रोसेस शेड्यूलिंग से रिलेटेड, और उसकी एम्बेडिंग्स भी हमने जनरेट करा ली। नाउ मैथमेटिक्स इमीडिएटली टेल्स अस यूज़र क्वेरी इज क्लोजर टू सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो जो हमारी यूज़र क्वेरी है प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये किससे रिलेटेड है, ये सीपीयू शेड्यूलिंग वाले चंक से रिलेटेड है। ये हमें मैथमेटिक्स बता देगी। जब हम सिमिलैरिटी सर्च लगाएंगे तो उसका भी कोड लिखा जाता है, तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एम्बेडिंग्स जनरेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सिमिलैरिटी सर्च, सिमिलैरिटी सर्च।
no reading required, only vector comparison. This comparison is called similarity search. A common mathematical technique used here is cosine similarity, which measures how closely two vectors point in the same direction. The closer the direction, the more similar their meanings. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग सिमिलैरिटी सर्च को यूज़ कर रहे हैं दो वेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए। हम लोग जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारे पास चंक्स हैं वो तो हमारे वेक्टर में है ही, तो जो वेक्टर चंक्स का है वो वेक्टर कंपेयर होगा जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है उसके वेक्टर से। और यहाँ पे कौन सा सिमिलैरिटी सर्च लगता है, हम लोग लगाते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी, हम लोग यूज़ करते हैं, विच मेजर्स हाउ क्लोजली टू वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, की जो दो वेक्टर हैं हमारे पास वो कितने सिमिलर हैं। द क्लोजर द डायरेक्शन द मोर सिमिलर देयर मीनिंग्स। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे सिमिलैरिटी सर्च लगा दिया, हमने एम्बेडिंग जनरेट करके सिमिलैरिटी सर्च लगा दिया। ठीक है, हमारे पास स्टेप 4 क्या आता है, वेक्टर डेटाबेस। कि मान लो हमारे पास 500 पेज की पीडीएफ थी, उसके हमने चंक्स कन्वर्ट कर दिए, उसको हमने वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने जो ये तो वेक्टर यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं इसको हमें कहीं पर स्टोर भी तो करना होगा। और यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ कि जो यूज़र क्वेश्चन पूछेगा, यूज़र क्वेश्चन, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे एम्बेडिंग में, वेक्टर एम्बेडिंग में। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट होगा हमारा कुछ इस फॉर्म में, जनरेट एम्बेडिंग, और जो सिमिलैरिटी सर्च लगेगा वो इन दोनों का लगेगा। मतलब कि कुछ इस तरह का ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा यूज़र का क्वेश्चन आया उसको भी हम वेक्टर एम्बेडिंग में जनरेट करेंगे, और ये जो जनरेट एम्बेडिंग होगी इन दोनों में हम सिमिलैरिटी सर्च लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा हमने जो एम्बेडिंग्स जनरेट करी हैं, हमने जो वेक्टर्स जनरेट किए हैं, उनको हमें कहीं पे स्टोर भी तो करना होगा। वेयर विल वी स्टोर देम, सर्टेनली नॉट इनसाइड पाइथन वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होगा तो उसको हम यूज नॉर्मली पाइथन वेरिएबल्स में तो स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, बट नॉट अ नॉर्मल एसक्यूएल डेटाबेस, क्योंकि अगर आप लोग एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में जानते हो तो वो रिलेशनल डेटा स्टोर करता है, वो एम्बेडिंग्स स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो हमें एक स्पेसिफिक डेटाबेस चाहिए होगा, अ डेटाबेस स्पेशली डिजाइंड फॉर वेक्टर्स, दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर डेटाबेस। तो यहाँ पे हम जितनी भी हमारे पास वेक्टर एम्बेडिंग्स हैं इनको हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग नेम एज सैलरी, नॉर्मली हम लोग ये स्टोर करवाते हैं, लेकिन वेक्टर डेटाबेस में क्या स्टोर हो रहा होगा, वेक्टर्स स्टोर हो रहे होंगे अलॉन्ग विद द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर डेटाबेस में टेक्स्ट भी है और उससे करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स जनरेट हुए हैं वो भी हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। एग्जाम्पल, वेक्टर, ओरिजिनल चंक और उसका पीडीएफ का मेटा डेटा। ठीक है, एवरीथिंग स्टेज टुगेदर, कि हमारे पास जो पीडीएफ का मेटा डेटा है कि कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक ये हमारा चंक है, और जो हमने चंक बनाया है वो, और उसका वेक्टर, ये तीनों एक साथ स्टोर होंगे। सिमिलरली फॉर अदर चंक्स, टाइनी कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, कि हमारे पास वेक्टर है और वो वेक्टर, हमारे पास वेक्टर एम्बेडिंग होंगी, और वो वेक्टर एम्बेडिंग किसको पॉइंट करती है, वो वेक्टर एम्बेडिंग इस चंक को पॉइंट करती है, और ये चंक हमारा किस पेज पर है, ये इसका मेटा डेटा हो जाएगा, पेज नंबर 42। नाउ इमेजिन आस्किंग टेल मी अबाउट सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, अब यूजर ने क्वेश्चन पूछा टेल मी अबाउट सीपीयू शेड्यूलिंग, इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरी चंक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यूजर ने क्वेश्चन पूछा तो पहले हम क्या कर रहे थे, सारे के सारे चंक को रीड कर रहे थे, मतलब जो हमारा फ्रेंड था वो 10,000 बुक्स को रीड कर रहा था उसके बाद आंसर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरी चंक द वेक्टर डेटाबेस परफॉर्म्स सिमिलैरिटी सर्च। वेक्टर डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करता है, जो भी यूजर की वेक्टर एम्बेडिंग है और जो भी चंक्स की वेक्टर एम्बेडिंग है जो सबसे सिमिलर होगी उस वाले चंक को उठा करके हम लोग आउटपुट में दे देंगे। तो क्वेश्चन वेक्टर आ गया, कंपेयर विद ऑल स्टोर्ड वेक्टर्स, टॉप 5 क्लोजेस्ट चंक्स, दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट इवन व्हेन देयर आर मिलियंस ऑफ चंक्स। ठीक है, तो वेक्टर डेटाबेस इस तरह से बनाया गया है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं ये बहुत फास्ट होगा, दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट इवन इफ वी हैव मिलियंस ऑफ चंक्स। ठीक है, उस केस में भी ये हमें बहुत फास्ट तरीके से सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करके दे देगा, और जो भी टॉप 5 क्लोजेस्ट चंक्स होंगे वो रिटर्न करेगा टॉप 5 क्लोजेस्ट चंक, कि ये जो 5
चंक्स हैं ये सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा बहुत फास्ट होता है इवन इफ़ वी हैव मिलियंस ऑफ चंक्स, ठीक है। इसको क्योंकि वेक्टर डेटाबेस इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, इस तरह से बनाया गया है कि वो मिलियंस ऑफ चंक्स को भी बहुत फास्ट तरीके से उनमें सिमिलरिटी सर्च लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम में भी वेक्टर डेटाबेस का डायग्राम बना देता हूँ कि जो जनरेट एम्बेडिंग्स हैं इनको हम स्टोर कर लेते हैं वेक्टर डेटाबेस में। तो इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि हमारे पास इस एरो को हटा देते हैं और ठीक है, ये जो जनरेट एम्बेडिंग है और ये जो जनरेट एम्बेडिंग है ये दोनों जाएंगी हमारी वेक्टर डेटाबेस में और वेक्टर डेटाबेस लगाएगा सिमिलैरिटी सर्च। और ये हो गया हमारा वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारे पास क्या क्या होता है, ठीक है। हमारा डायग्राम सिर्फ इतना ही है कि हमने सबसे पहले यहाँ पे डेटा इंजेक्शन करवा लिया था, उसको हमने प्रोग्राम मेमोरी में भेज दिया, टेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, उसको हमने चंक्स जनरेट कर लिए, चंक्स को हमने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हमने उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लिया और सिमिलरिटी सर्च लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लेक्चर 1। आई होप आप लोगों को सब कुछ चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमने एकदम सिर्फ हाई लेवल ओवरव्यू देखा था कि हमारा रैग एप्लीकेशन बनता कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो मोटा मोटा हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेप के अंदर इन डेप्थ हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम यहाँ पे डेटा, जो हमारा पहला स्टेप था डेटा इंजेक्शन का, तो उस स्टेप में कौन कौन से हमारे पास टूल्स हैं, कौन कौन से हमारे पास, हम किस तरह से डेटा को लोड करते हैं, कौन कौन सा डेटा लोड कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम अलग अलग जगह से डेटा को लोड करके देखेंगे, जैसे कि हमारे पास HTML का डेटा हो गया, मतलब अभी तो हमने सिर्फ PDF देखा, लेकिन हम अलग अलग सोर्सेज से भी डेटा को लोड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास वेबसाइट्स हो गई, हमारे पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हो गए, ऑनलाइन PDFs हो गई, ठीक है। तो उसको हम इन डेप्थ देखेंगे। ये जो पहला लेक्चर था हमारा, हमने सिर्फ यहाँ पे हाई लेवल ओवरव्यू देखा। आई होप आप लोग को एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई, मिल गई होगी कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और एकदम इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं और पूरा सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।